अगर कोई टेलीविज़न चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेलीविज़न का जो ध्वनि है वो स्तर 65 से 67 के बीच में माना जाएगा। 65 टू 67 डीबी के बीच में माना जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जो हमारा कूलर वगैरह होता है, गीज़र वगैरह को होता है, वो 65 के डीबी के आसपास माना जाएगा। अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 44 डीबी पे रेफ्रिजरेटर चलता है। ऐसे ही हम लोग एग्जॉस्ट जो फ़ैन होता है वो 51 डीबी पे होता है। बिजली से चलने वाला जो ग्राइंडिंग मशीन होती है वो 82 डीबी पे चलती है, यानी उसका स्तर 82 होता है। जो हमारा सिलाई मशीन होता है वो 69 डीबी पे काम करता है, यानी उसका स्तर 69 होता है। हैंड पंप की बात करें तो 70 टू 75 डीबी स्तर पे होता है उसका आवाज़। तो ऐसे ही हम लोग अगर बात करें, जो छत का पंखा होता है वो 45 डीबी पे चलता है, उसका असर 45 डीबी होता है। जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो 61 डीबी पे होता है उसका स्तर। प्रेशर कुकर की बात करें तो 65 की होती है। यानी इस प्रकार से अगर हम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करें तो ये हमारा 70 टू 90 डीबी इसका स्तर होता है। अगर शौचालय का फ्लश ऑन करें तो ये हमारा लगभग 76 टू 80 डीबी के आसपास जो टॉयलेट का फ्लश होता है वो ऑन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारे अलग अलग जो घरेलू उपकरण होते हैं उसके हम लोग पहले बात किए कि जो हमारा जो स्थान के हिसाब से डीबी क्या होता है। अब हम लोग बात किए कि घरों में जो जो हमारे उपकरण होते हैं उनसे कितना शोर उत्पन्न होता है, उनका क्या असर होता है, तो हम लोग इसको समझे। अगर हम लोग बात करें रेडियो और टेप रिकॉर्डर की तो ये 76 डीबी के आसपास होता है। यही अगर हम लोग बात करें कि नहीं, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है उसका कितना होगा, तो वो 61 डीबी के आसपास उसका स्तर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे लेवल्स होते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि जो हमारा मानक होता है, मानक और जो निर्देश दिए होते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है वो परिवेशी वायु के लिए और मोटर गाड़ियों के लिए, घरेलू उपकरणों के लिए, भवन निर्माण के लिए, इनके लिए मानकों की संस्तुति किया था। और पर्यावरण जो संरक्षण नियम होता है उसके अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे परिवेशी वायु के लिए जो शोर मानक होते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन में जो सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक माना जाता है कि ये हमारा एक मतलब ये मानक है कि इसी के बीच में हम ध्वनि को मेज़र करते हैं। जो दूसरा होता है वो रात्रि की जो अवधि होती है, यानी जो 9 बजे से लेकर के रात प्रातः 6 बजे तक माना जाता है। तो अब हम इसको बात करें तो पहला आएगा कि जो हमारा परिवेशी वायु के लिए जो शोर मानक है वो कितना होगा। तो उसमें अगर मानकर बात करें तो जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें दिन के समय 75 डीबी हमारा ध्वनि स्तर होना चाहिए, लेकिन रात के समय 70 डीबी होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो अगर हम बात करें कि जो हमारा व्यावसायिक क्षेत्र होता है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र होता है जहाँ हमने कहा कि दिन में 75 होना चाहिए और रात में 70 होना चाहिए। अगर हम लोग यही बात करें कि नहीं, जो व्यावसायिक यानी जैसे बाज़ार हो गया या इस प्रकार से, तो वहाँ पे 65 टू 55 ये दिन में होता है 65 डीबी, ये रात में 55 डीबी। ऐसे ही जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे दिन के समय 55 डीबी होना चाहिए, रात के समय 45 डीबी होना चाहिए। जो हमारे शांत मंडल होते हैं यानी बहुत खाली इलाका होता है वहाँ पे 50 से लेकर के 40 डीबी, यानी दिन में 50 होना चाहिए, रात में 40 डीबी होना चाहिए। अब हम लोग बात करें तो जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, यानी जो भी हमारे मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनकी डीबी की बात करें तो हमारे जो मोटरसाइकिल, स्कूटर या तिपहिया वाहन, टेम्पो वगैरह होते हैं उनका जो होता है वो उनकी जो शोर की सीमा है वो 80 डीबी माना जाएगी, यानी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं, सवारी गाड़ियों के लिए 82 डीबी होना चाहिए। जो
4 मीट्रिक टन तक वाली जो सवारी गाड़ी होती हैं या व्यवसायिक गाड़ी होती हैं, जो 4 मीट्रिक टन तक की भार को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनके लिए भी 85 डीबी होना चाहिए। इससे अधिक अगर 4 मीट्रिक टन से लेकर के 12 मीट्रिक टन के बीच में अगर कोई गाड़ी है, जो उसकी क्षमता या कोई व्यावसायिक गाड़ी है, तो उसके लिए 89 डीबी हमारा ध्वनि स्तर होना चाहिए। अगर 12 मीट्रिक टन से भी अधिक कोई गाड़ी जो है ट्रांसपोर्ट पे है या कोई व्यावसायिक गाड़ी है, तो 91 डीबी उसके लिए होना चाहिए, 91 डीबी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा घरेलू उपकरण होता है, चाहे वो भवन निर्माण हो जाए, चाहे वो और भी कोई भवन निर्माण युक्तियाँ हो जाए, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर खिड़की में जो खिड़कियों में या जो भी घरों में लगाए जाने वाले 1 से लेके 150 टन के बीच में, 1 टन से लेकर के 105 1.5 टन जिसे कहते हैं, इतनी क्षमता तक 1.5 टू 1.5 टन के बीच में जो भी एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं, इनके अंदर जो है वो 68 डीबी हमारा पॉल्यूशन लेवल यानी जो ध्वनि स्तर होना चाहिए। अगर हम लोग कूलर की बात करें, एयर कूलर की बात करें, तो एयर कूलर में जो है ये 60 डीबी होना चाहिए। अगर यही रेफ्रिजरेटर की बात करें कि रेफ्रिजरेटर में कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 46 डीबी। ऐसे ही घरेलू कार्य के लिए जो डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लगभग 85 टू 90 डीबी के आसपास उसका स्तर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कोड है, यानी जो हमारा शोर नियंत्रण का जो कोड है, जो शोर नियंत्रण की जो पद्धति का जो कोड है, उसका क्या सिस्टम है। तो जो नियंत्रण कमेटी यानी जो शोर प्रदूषण नियंत्रण जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें उद्योगों और मोटर जो गाड़ियां हैं, उसके अलावा अन्य स्रोतों से जो निकलने वाला शोर है, उनको नियंत्रण करने की पद्धति का एक कोड निर्धारित किया गया था। उसको हम लोग अगर समझने का प्रयास करें, अगर हम लोग उसमें बात करें कि इस शोर प्रदूषण नियंत्रण जो कमेटी थी, वो उसने तय किया था कि जो पब्लिक हमारा एड्रेस सिस्टम है, यानी जो जन संबोधन सिस्टम है, उसको कैसे हम लोग उसमें कितना, यानी किसी लाउड स्पीकर से या कोई जन संबोधन तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर कोई संबोधन तंत्र जैसे लाउड स्पीकर वगैरह है, इनको कोई बंद भवन में अगर छोड़कर किसी अन्य स्थान पे रात्रि 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी ये एक एडवाइजरी कमेटी थी जो कि बताई कि अगर आप रात्रि में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आपको कहीं भी जन संबोधन तंत्र यानी रात में कोई भी सम्मेलन नहीं करना है। कमरे में आप कर सकते हैं, लेकिन खुले में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जब आप लाउड स्पीकर या कोई और जन संबोधन तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तीसरी चीज़ इस कमेटी ने कहा कि जो भी आपका लाउड स्पीकर वगैरह है, उसका जो मुंह है, वो जिधर श्रोता बैठे हैं उधर ही होना चाहिए। ये नहीं कि श्रोता बैठे हैं पूर्व की तरफ और आप उसको लगा दिए पश्चिम की तरफ। इस प्रकार से आपका संबोधन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी तय किया, और उन्होंने फिर आगे इस तरीके से कहा कि जो भी हम आपके लाउड स्पीकर वगैरह हैं, उसका इस्तेमाल आप विज्ञापन और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं करेंगे या उसके लिए नहीं करना चाहिए। फिर आगे इस कमेटी ने एक और उसने एडवाइजरी दी कि जो भी पावर एम्पलीफायर होते हैं, उनकी
जो क्षमता होती है वो इतनी होनी चाहिए कि उसकी जो आवाज़ है वो जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हीं तक उसका पहुंचना चाहिए। और जो शोर का स्तर है, उस शोर स्तर और जो शोर का जो स्रोत है, उस क्षेत्र की जो परिवेशी निर्धारित सीमा है उसके परे 5 dB से अधिक, यानी जो शोर का स्तर है उस शोर का स्तर 5 dB एम्पलीफायर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आप 5 2 4 5 डिग्री dB ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक शोर नहीं होना चाहिए। वायु चाल प्रचालन के लिए, यानी जो एयर रूट्स वगैरह हैं जो हवाई मार्ग के लिए, उसके लिए उन्होंने, उस कमेटी ने एडवाइजरी बताया कि जो भी आपका हवाई जहाज़, जो हवाई एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, वो एयरपोर्ट शहर से दूर होना चाहिए, यानी शहर में न रहे। और जो शहर का विकास है वो एयरपोर्ट तक नहीं होना चाहिए, यानी शहर के आसपास एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और एडवाइजरी दिया उस विषय में कि जो वायुयान होता है, वायुयान यानी जो हवाई जहाज़ होती है, हवाई जहाज़ की जो उड़ान भरने की दिशा है वो शहर की दिशा के विपरीत होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि शहर के ऊपर से उड़ान भरने की प्रक्रिया शुरू हो। इसके लिए उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जो वायुयान होता है, जो हवाई जहाज़ होता है, उसमें चढ़ने और उतरने का जो प्रचालन है, यानी जो व्यवस्था है, वो हवाई अड्डे का जो भवन होता है उससे काफ़ी दूर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि रात के समय जितना हो सके कम से कम एयर रूट सक्रिय रहे, यानी हवाई जहाज़ की उड़ानें चलें। फिर उन्होंने एक और कहा कि जो वायुयान है उसका रखरखाव और मरम्मत समय समय पर होना चाहिए। काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ईयर मफ पहनने के लिए बोला गया कि अगर आप वायुयान में काम कर रहे हैं तो आपको ईयर मफ पहनना अनिवार्य है। और उस विषय में उन्होंने एक एडवाइजरी और दिया जिसमें कहा गया कि जो हवाई अड्डे होते हैं उनमें जो वायुयान के उड़ान भरते समय या उतरते वक्त होने वाले जो शोर हैं उनको कम करने के लिए वायु गुआच और निकास नली में सुवाद लाइसेंसर लगे होने चाहिए। उन्होंने भी एडवाइजरी दिया। फिर उन्होंने रेल प्रचालन यानी रेलवे ऑपरेशंस के लिए बात किया कि रेलवे ऑपरेशंस में क्या क्या वो करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने रेलवे के संबंध में भी कहा। तो उनका पहला एडवाइस ये था कि जहाँ तक संभव हो नगर पालिका की जो सीमा होती है और आवासीय जो कॉलोनियाँ होती हैं उसके भीतर या उसके सहारे ध्वनि अवरोधक या स्पीड को कम करने की युक्ति लगी होनी चाहिए। और सीटी जो रेलवे में बजाई जाती है उसको बजाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यानी शहर के आसपास जो नगर होते हैं उनमें आप जो रेलवे होता है, रेलवे में आप सीटी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, उसके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी किया। तो उनका पहला एडवाइजरी ये था कि जो भी आपके निर्माण स्थल हैं उसके नज़दीक जो है वो ध्वनिक अवरोधक लगाए जाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में जो भवन निर्माण हो रहा है उसके समय अधिकतम शोर स्तर की सीमा जो अधिकतम, यानी जहाँ पे भवन निर्माण हो रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, वहाँ पे अधिकतम जो भी आपका जो शोर लेवल है यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी जो सीमा है वो 75 dB से लेकर के 60 तक होनी चाहिए। और अन्य क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि 65 dB तक होना चाहिए। अगर कहीं, फिर उन्होंने एडवाइस दिया कि अगर कहीं आप कोई भी भवन निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कार्यस्थल है, तो उसके चारों तरफ आप घेराबंदी कर दें ताकि लोग उस स्थल के निकट न आ सकें।
क्योंकि कभी कभी जो कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, जैसे वो हाईवे हो गया या जहाँ ओवरब्रिज बनाए जाते हैं या कोई और कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी हाइड्रोलिक मशीनें लगी होती हैं। तो कोई मशीन प्रेस का काम करती है, कोई ड्रिल का काम करती है, कोई लिफ्ट का काम करती है। तो इन मशीनों से बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये कोशिश की जाती है कि इन मशीनों का जो कार्य क्षेत्र है उससे लोगों को दूर रखा जाए और कम से कम लोगों को इस मशीनों के ध्वनि के संपर्क में लाने का कम से कम ये लोग इसके संपर्क में आए और कम से कम उनको नुकसान हो, प्रदूषण का सामना करना पड़े। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही कि जो भवन निर्माण की जो सामग्री है उसका जो ढेर है वो नहीं लगना चाहिए, और जो भी काम में न आने वाली जो युक्तियां हैं और जो अनावश्यक शोर कर रही हैं उनको उन क्षेत्रों में रखने से बचना चाहिए। एक लास्ट एडवाइजरी उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए ये दिया कि स्थल के चारों तरफ जो है एक अस्थायी बांध बना देना चाहिए, जिसके लिए उस मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है जिसे आमतौर पर भवन निर्माण स्थल से दूर डाल दिया जाता है। अगर जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि दीपावली वगैरह के अवसर पे जो शहर वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं, बहुत अधिक शोर होता है। और रात में जो है वो पटाखे चूँकि बजाने की एक जो प्रचलन है, तो ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है शहरों में, तो उसमें बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, ध्वनि का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। जो उसमें से निकलने वाला जो विषैला गैस होता है या जो भी उसमें हजार्डस गैसें होती हैं पटाखे में से, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर देती हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे आपत्ति दर्ज करा चुका है, आपत्ति किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नगर निगम को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, या इतने रात के बाद पटाखे आप नहीं चला सकते। तो इस तरीके से कई प्रकार की समस्याएं, तो उस विषय को लेकर के भी जो हमारा बर्निंग ऑफ क्रैकर्स होते हैं, पटाखों का जो छोड़ना होता है, इसके विषय में भी जो हमारा ये ध्वनि प्रदूषण जो है एडवाइजरी जो कमेटी थी, ये इस कमेटी ने भी उसने कहा कि जिस स्थान पर पटाखे छोड़े जा रहे हों वहाँ से 5 मीटर दूरी तक 90 डीबी से अधिक शोर वाले पटाखों को बनाने और उसकी बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी अगर कहीं पर भी पटाखे छोड़े जा रहे हैं तो वहाँ से 5 मीटर दूर तक 90 डीबी से अधिक शोर वाले पटाखों को बनाने और उसकी बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी जहाँ पे पटाखे छोड़े जा रहे हैं वहाँ से 5 मीटर दूर पे। दूसरी चीज़ कि जो मिक्स प्राशन जिसे हम लोग सम्मिश्र कहते हैं, उन पटाखों को बनाने और छोड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी सम्मिश्र का मतलब कि जो अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के साउंड होते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइटिंग होती है, तो उस प्रकार के पटाखों को लगाने पर उनको बैन कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। फिर उन्होंने एक और कहा कि रात को 9 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे तक जो पटाखे होते हैं उनके छोड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी 9 से लेकर के 6 तक जब लोगों को सोने का समय होता है तो उस समय शांतमय माहौल होना चाहिए। अगर बहुत पटाखे चलेंगे तो उससे लोगों को परेशानी होगी। आखिरी इस विषय में उन्होंने ये कहा कि जो पटाखे छोड़े जाते हैं उनकी इजाज़त केवल जनप्रिय उत्सवों के दौरान ही दी जाए। यानी अनावश्यक रूप से आप पटाखे किसी भी समय नहीं छोड़ सकते। कोई बहुत ही अच्छा ओकेशन हो, कोई अवसर हो, कोई त्यौहार हो या कोई शादी विवाह उत्सव हो, तभी आप उन पटाखों को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इस एडवाइजरी कमेटी ने बताया।